अंजू पहलवान साहब की शायरी सुनने के लिए आया था। मौजूद मजलिस इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के हमारे चारों उम्मीदवार हाजी शेरू साहब, हाजी इसाक साहब, हाजी जागीरदार साहब और फारूकर साहब और अंजू पहलवान साहब एक ही उसमें। मैं सबसे पहले तो तमाम नौजवानों आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ। कुछ लोग हैं जो पद से मोहब्बत करते हैं, कुछ लोग हैं कि जो टिकट से मोहब्बत करते हैं। हमारे पास मानने वाले बहुत सारे लोग थे, उसमें एक हमारा नौजवान साथी भी था। वो साथी जो इम्तियाज जलील मजलिस में जब आया, उससे पहले हमारा साथी था, उससे पहले वो मजलिस से जुड़ा हुआ था। वो भी टिकट का ख्वाहिशमंद था। बेटा सीनियर कौन बता रहे हैं? तो हमारे से पहले कई सारे लोगों ने, कई सारे नौजवानों ने मजलिस का फंदा पकड़ा हुआ था। उसमें एक हमारा साथी जो आपके अपने इलाके, आपकी इसी इलाके के, इसी बस्ती के अंदर रहने वाला है, हमारा अकरम नौजवान। ये भी कुछ हद तक मुझसे नाराज हुआ, लेकिन उसकी नाराजगी इस हद तक नहीं गई कि इम्तियाज जलील के ऊपर अलग अलग तरीके के इल्जाम लगाए। यकीन मानिए, आज इम्तियाज जलील इस सौदे के ऊपर है। महाराष्ट्र के सदारत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मेरे हाथ में दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि जिंदगी भर इम्तियाज जलील उस सौदे के ऊपर रहेगा। जब भी मैं इस सौदे से हटूंगा तो मुझे खुशी है कि मेरे पीछे इस मजलिस के कारवान को आगे ले जाने के लिए असरार जैसे नौजवान है, तो वहीं पे अकरम जैसे नौजवान भी हमारे। बहुत बड़ी बात होती है मेरे भाई कि आप एक ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन जब मजलिस कोई फैसला करती है तो उसके ऊपर लब्बैक कहते हैं, तभी जाकर हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी। असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत होंगे। कल शाम 7 बजे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का पहला जलसा आखास मैदान में होने जा रहा है। मैं तमाम हमारे उम्मीदवारों से ये दरख्वास्त किया हूँ कि हमारे जितने भी उम्मीदवार पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर है, उन सब ने अपने अपने इलाकों के अंदर मोटरसाइकिल रैली निकालना है। अपने इलाकों के अंदर वो रैली घूमेगी और फिर उसके बाद वही रैली मोटरसाइकिल की शक्ल में उस रैली को आपको आखास मैदान तक लेकर आना है। इंशाअल्लाह कल पूरा शहर देखेगा कि हमारे नायब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के कदम इस शहर के अंदर लगेंगे और फिर देखिएगा कि माहौल बदलने वाला है। आप देखेंगे कि मजलिसी माहौल कल से आपको शहर के अंदर देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इंतजार करने के लिए आया हूँ कि राह मुश्किल ही सही। अर्जु भाई मैंने भी सीखा हूँ थोड़ा राह मुश्किल ही सही, लेकिन औरंगाबाद ने यह फैसला कर लिया है, न डरेंगे न झुकेंगे, जब जुड़ेंगे तभी उड़ेंगे। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग इस शहर की पहचान, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में इस शहर को एक अलग पहचान दी है। औरंगाबाद शहर को लोग जानते थे बीबी का मकबरे की वजह से, पंचकी की वजह से जानते थे। यहाँ तो दौलताबाद है, खुलदाबाद है, एलोरा है, अजंता है, शहर की पहचान ये हुआ करती थी। आज हिंदुस्तान में आप कहीं पर भी चले जाइए, आज इस शहर की पहचान आप लोगों ने इसलिए बनाई है
कि ये शहर ने इत्तेहाद का सबूत दिया। इत्तेहाद की पहचान आज इस शहर औरंगाबाद से होती है। यकीनन आप लोगों ने कभी किसी ने तसव्वुर नहीं किया था, किसी के ख्वाब में भी ये नहीं आता था कि अगर हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आए तो हम क्या कर सकते हैं। आप जब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आए तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक आमदार आप लोगों को दिया। आप लोगों ने एक आमदार यहाँ से जिता कर लेकर आया, और जब लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, लोग हंसते थे हमें देखकर, और लोग ये कहते थे कि कैसे मुमकिन हो सकता है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप औरंगाबाद शहर से, जो शिवसेना का गढ़ माना जाता था, शिवसेना का गढ़, बाला साहब ठाकरे कहते थे कि मुंबई के बाद अगर कोई मेरा गढ़ है तो वो औरंगाबाद है। उस गढ़ को अगर आपने उसमें सेब लगाई, उनके झंडे को यहां से उखाड़ कर फेंका और यहाँ पे मजलिस के झंडे को आप लोगों ने लहराया। मेरे ये आप लोगों की ताकत का नतीजा है। आप लोगों की वजह से आज इस शहर को एक अलग पहचान मिली है। मुझे मालूम है कि मजलिस को कमजोर करने के लिए कितने सारे लोग मैदान में उतरे हुए हैं। आप देख रहे होंगे ये वही लोग हैं जो लोकसभा इलेक्शन के अंदर भी उतरे थे, ये वही लोग हैं जो आमदार के इलेक्शन में भी उतरे थे, अब ये वही लोग हैं जो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी उतरे थे। पता है इनकी गाड़ी कैसे चलती है? इनकी गाड़ी उसी वक्त चलती है जब इनकी गाड़ी के अंदर या तो भाजपा वाला पेट्रोल डालता है या शिवसेना वाला पेट्रोल डालता है, तब जाकर इनकी गाड़ी चलती है। आपने देखा, और मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं, आप लोग भी अच्छी तरीके से ये जानते हैं कि अगर पिछले बार विधानसभा के इलेक्शन में अगर हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, अगर हमारी हार हुई, तो किसी भी पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मजलिस को यहां पर शिकस्त दे सके। हमारे ही अपने कुछ गद्दार थे जिन्होंने सारे खेल खेले। आप देख सकते हैं यही वो लोग आज दोबारा मैदान में आए हुए हैं। मकसद एक ही है कि चाहे भाजपा जीत जाए, चाहे शिवसेना जीत जाए, लेकिन मजलिस में जीतना नहीं चाहिए। यहां पर मुझे पूरा यकीन है कि 15 तारीख के दिन जब इलेक्शन का दिन आएगा, आपके सामने अपने अपने प्रभाग के अंदर 4 उम्मीदवार नजर आएंगे। आपको जाना है जहां पर पतंग नजर आएगी, ये प्रभाग के अंदर 4 नंबर के ऊपर 4 नंबर के बटन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार का नाम होगा, उसके आगे पतंग की निशानी होगी। आपको जाना है और चारों ही बटन के ऊपर मोहर लगाना है। जहां पर भी पतंग का निशान दिखेगा वहां पर आपको पतंग की निशानी के ऊपर मोहर लगाना है। 16 तारीख के दिन यकीन मानिए महाराष्ट्र के अलग अलग महानगर पालिकाओं के इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन 16 तारीख के दिन सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी का होगा कि औरंगाबाद में मजलिस से इतनी सीटें कैसे जीत कर आ गई। सारा चर्चा इसी बात को लेकर होगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, क्योंकि ये लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि मजलिस में फूट पड़ी है, मजलिस में लोगों की नाराजगी है, मजलिस से लोग खफा है। मजलिस से लोग कोई खफा नहीं है। किसी की अगर नाराजगी है तो वो इम्तियाज जलील से है। मैं आज भी ये मानकर चलता हूं कि जो 50 उम्मीदवार हमसे टिकट मांग रहे थे एक प्रभाग से, 50 लोग चुनना 4 को था। मैं अगर कितने भी बड़े शख्स को अगर बिठा देता उस कुर्सी के ऊपर, अगर ये कहता उन्हें कि अब तुम फैसला करो कि ये 4 कौन लोग होंगे। मेरे भाई, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल की घड़ी थी
मैंने असद साहब के सामने एक एक सीट के लिए 3-3 नाम दिया, कहीं पर 5 नाम दिया, और मैं पहले भी कहता था, दोबारा कह रहा हूं, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों के अंदर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब एक एक शख्स के बारे में मालूमात रखते हैं। मियां अज्जू पहलवान का क्या चल रहा है, जागीरदार साहब का बेटा वाजिद, हाजी इसाक साहब, आपने मजलिस के लिए बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोग अपने काम की बुनियाद के ऊपर टिकट हासिल किए हैं, जिसमें आप भी है उस काम की बुनियाद पर टिकट हासिल करने वाले। मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोगों ने काम ही नहीं किया, मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग खराब थे, मतलब ये नहीं है कि जिसको टिकट दिया गया है वो बहुत अच्छा और हमारे पुराने जो साथी है वो खराब है। नहीं मेरे भाई, वो लोग भी हमारे हैं, कल भी हमारे थे, आज भी हमारे हैं। उनकी नाराजगी इम्तियाज जलील से है तो जिंदगी भर आप मेरी शिकायत मुझसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन नाराजगी का मतलब ये नहीं है कि आप मजलिस को कमजोर कर दें, मजलिस को 5 साल पीछे खींच कर लेकर आए। मेरे भाई, जितने भी लोग हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर ये अपना गुजारिश करना चाह रहा हूं कि आज इम्तियाज जलील इस ओहदे के ऊपर है, कल नहीं रहेगा, लेकिन मजलिस यहां पर जिंदा रहनी चाहिए, मजलिस यहां पर मजबूत रहनी चाहिए। और मुझे यकीन है कि आप किसी को पसंद करें या ना करें, 16 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे, इस शहर का हर मुसलमान फख्र करेगा कि ये मेरी जमात है, मेरी मजलिस है, और इंशाअल्लाह हरा रंग मैं यहां पर 16 तारीख के दिन खेलूंगा। दोस्तों, इस शहर में 1 साल के अंदर हमने 2 हार देखी है, 2 नाकामयाबी हमने देखी है। मैं आज भी उन नौजवानों के चेहरे को देखता हूं, मैं आज भी उन छोटे छोटे बच्चों को मैं महसूस करता हूं कि जब नतीजा कल आने वाला था, एक दिन पहले हरसूल के अंदर एक छोटा सा बच्चा छोटी सी प्लास्टिक की थैली के अंदर हरा रंग एक छोटा सा पतंग अपने बिस्तर के नीचे, तकिए के नीचे रखकर सोया। हाजी साहब, रात में वो बच्चा नींद में से उठा और अपनी मां को कहता था कि इम्तियाज जलील जीते हैं क्या। वो पतंग निकालता था, छोटा सा पतंग, एक छोटी सी प्लास्टिक की थैली के अंदर हरा रंग जमा करके। उसका बाप कहता कि नहीं, अभी 2 बजे है रात के। फिर 4 बजे उठता, नींद में से उठता, मां को उठाता और मां से पूछता कि हम जीत गए क्या, पतंग जीत गया क्या। ये मुझे कैसा पता चला जब मैं हारा। उसके बाद वो माँ बाप ने वो बच्चे को मेरे घर पर लेकर आए मेरे भाई, और वो बच्चे को मेरे सामने मिलाकर उन्होंने बताया कि देखो ये बच्चा हमारा छोटी सी प्लास्टिक की थैली के अंदर हरा रंग लेकर रात भर सोया, इस उम्मीद के ऊपर कि अगले दिन उसे है तो ये हरा रंग खेलना है करके। बहुत खुश हुए थे मेरे भाई वो लोग जिन्होंने पूरी कोशिशें की थी हमें हराने के लिए। इम्तियाज जलील नहीं हारा था मेरे भाई, हमारी कौम हारी थी, मुसलमान हारे थे, हमारा इत्तेहाद तोड़ा गया था। हम जो एक जहती का सबूत दे रहे थे उसे कमजोर किया गया था। जीत और हार हम लोगों से यही कहते थे। मैं इलेक्शन की हार के बाद आप मेरी तकरीर सुनिए। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, मैंने अपनी तकरीर के अंदर नौजवान साथी, हर एक की आंखों में आंसू, बिलक बिलक कर रो रहे मेरे साथी, यही वाजिद जागीरदार उसका भाई, मैंने उनको बिलक बिलक के रोते हुए देखा था। मजबूत मेरे साथी जो इस वक्त सिर्फ उनके आंसू बह रहे थे, उस वक्त मैंने एक बात कही थी
सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था, मैं 1000 दुश्मनों से अकेला लड़ सकता हूं, मैं 1000 दुश्मनों से अकेला लड़ सकता हूं, लेकिन हमारी सफों में मौजूद गद्दारों से नहीं लड़ सकता हूं। मेरे बेशक सही बात है। हमारी सफों में मौजूद गद्दारों से नहीं लड़ सकता हूं मैं। वो बात आज दोबारा मुझे कहना इसलिए पड़ रहा है, वो सभी लोग आज एक बार फिर से मैदान में उतरे हैं। वो सभी लोग आज फिर से ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा इत्तेहाद टूट जाए। यकीनन मुझे मालूम है मेरे भाई, जीत और हार लगी रहती है, लेकिन कहते हैं ना, तो इज्जो मंतशा तो जिल्लो मंतशा, इज्जत का और जिल्लत का देने वाला खुदा है मेरे भाई। मैं हार कर भी, यकीन मानिए, इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत, इतनी दीवानगी शायद मैं जीत कर भी नहीं हासिल कर सकता था, जो हारने के बाद मुझे ये मोहब्बत मिली है मेरे भाई। यकीनन जिस दौर से हम गुजर रहे हैं मेरे भाई, आप सोचेंगे कि एक कॉर्पोरेटर चुनकर आया तो क्या होता है। आप जाइए उन इलाकों के अंदर जहां पर इम्तियाज जलील आमदार की हैसियत से, खासदार की हैसियत से, जिन बस्तियों के अंदर मैंने काम किया था, मेरे कॉर्पोरेटर्स ने काम किए थे, आज कौन आ रहा है? क्या कभी आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि रहमानिया कॉलोनी की इस गली के अंदर अतुल सावे आने वाला है? क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किराड़पुरे की किसी गली के अंदर संजय सिरसाट आने वाला है? नहीं मेरे भाई, हमारी तकलीफ हम ही समझ सकते हैं। कहते हैं ना कि हमारे पांव का छाला, हमारे पांव में जो कांटा है वो हम ही को निकालना है। अगर हम ऐसे ही बिखर गए तो मुझे मालूम है कि 2 हार देखने के बाद मैं खुद उन लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर इम्तियाज जलील से तुम्हें शिकायत है, इम्तियाज जलील दुनिया का सबसे बुरा आदमी है, मैं तीसरी बार मेरे नौजवानों की आंखों में मैं आंसू नहीं देखना चाहता हूं। अल्लाह इतनी इज्जतों से नवाजा है कि मैं तो ये कहता हूं कि चाहे मैं मालेगांव कल गया हो या मुंब्रा के अंदर गया, आज इम्तियाज जलील मजलिस का एक छोटा सा सिपाही है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ख्वाब की ताबीर करने के लिए दीवानों की तरह कई हजार किलोमीटर नगर परिषद के इलेक्शन में 11,300 किलोमीटर का सफर मैंने गाड़ी में तय किया। एक वक्त ऐसा आया कि मेरे पीठ में इतना शिद्दत का दर्द था, डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आपको आगे बहुत तकलीफ हो जाएगी, लेकिन सभा थी परभनी के सेलू में। मैंने सोचा कि चलिए उन लोगों को नाराज नहीं करूंगा, तो मैं ट्रेन से सफर करके गया वहां पे। नतीजा क्या हुआ मेरे भाई? कभी किसी ने तसव्वुर नहीं किया था कि कारंजा जैसे मुकाम के ऊपर मजलिस का नगर अध्यक्ष चुनकर आ सकता है करके। अल्हम्दुलिल्लाह नगर अध्यक्ष मजलिस का वहां से हमने चुना कर लाए हैं। 83 हमारे काउंसिलर्स ऐसे ऐसे मुकामात से कि जहां पे कभी कोई सोच नहीं सकता था। जिस जमात के बारे में कहा जाता था कि ये सिर्फ हैदराबाद की उतनी जमात है, हैदराबाद के बाहर इन्हें कौन पूछता है, मेहनत कर रहे हैं तो नतीजे आ रहे हैं। आज अलग अलग मुकाम के ऊपर हमारे 2 काउंसिलर्स होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, लेकिन है मेरे भाई, आज मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आज की तारीख, आज का वक्त नोट करके रखिए।
अगर औरंगाबाद शहर के मुसलमान एक बार फिर से अपनी एकजहती का सबूत देते हैं, अपने इत्तेहाद का सबूत देते हैं, आपसी इख्तिलाफात को भूलकर सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब के चेहरे को देखकर अगर 15 तारीख के दिन पूरे शहर ने अगर तय कर लिया कि हम इस बार पतन की निशानी के ऊपर मोहर लगाएंगे, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं 16 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे तो सबसे ज्यादा सीटें अगर किसी पार्टी की चुनकर आएगी तो वो इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सीटें चुनकर आएगी। हमारी सीटें 15 नंबर का एक प्रभाग है, 12,000 मुसलमान है, लेकिन है मुसलमान तो कुछ सेना के साथ जुड़े हुए, कोई फलां के साथ जुड़े हुए, कोई ढमका के साथ जुड़े हुए हैं। अगर 15 नंबर प्रभाग के अंदर अगर सिर्फ वहां के मुसलमानों ने और हमारे दलित भाइयों ने अगर तय कर लिया कि हम मजलिस के जो उम्मीदवार है एक तरफा हम वोट करेंगे, तो आप ये समझ लीजिएगा कि गुलमंडी के ऊपर भी इंशाअल्लाह मजलिस का झंडा लहराएगा इंशाअल्लाह। बस हमें करना क्या है, बहुत सारी सियासी जमातें आ रही होगी। कल असद साहब का जलसा होने के बाद बहुत सारी सियासी जमातें फिर आएगी, उनके लीडर्स आएंगे, पैसा देकर जाएंगे, फिर पैसे का खेल खेला जाएगा, फिर वोटों को कैसा खरीदा जा सकता है, सियाई कैसी लगाई जा सकती है, ये सब धंधे ये सब हुए हैं। तसव्वुर करिए मेरे भाई, मैं बहुत संजीदगी से एक बात करना चाहता हूं आपको, मुझे गलत मत समझिए, क्योंकि जितनी तकलीफ मुझे हुई उतनी तकलीफ आप लोगों को भी होनी चाहिए। विधानसभा का इलेक्शन जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के सामने देवगांवकर नाम का एक वकील जो भाजपा के लिए काम करता है, भाजपा का दफ्तर, उस दफ्तर के अंदर नरेंद्र मोदी की तस्वीर, देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर, हमें खबर मिली कि वहां पर कुछ हमारी माएं और बहनें नकाब में, हिजाब में, बुर्खा पहन के वहां पर आई है। हमने वहां पर जाकर रेड किया, वो वीडियो अभी भी यूट्यूब के ऊपर आपको दिखेगा कि हिजाब में, बुर्खे में हमारी माएं और बहनें उनके दफ्तर में, और वो काम क्या कर रहे हैं, कोई एक दलाल था हमारे ही बीच का जो हमारी मां और बहनों को रिक्शे में भर भर के उस बीजेपी के दफ्तर में ले जा रहा था। वो हमारी मां और बहनों से कह रहे थे कि तुम्हारा इलेक्शन कार्ड दो, तुम्हारा आधार कार्ड दो, और उसके बदले में एक एक को 1,000 रुपया दिया जा रहा था। 1,000 रुपया। आप सोचिए मेरे भाई, इम्तियाज जलील की हार का मुझे कोई दुख नहीं है, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फैसला करता है, लेकिन जो शख्स वहां पर ये पैसे बांट रहा था उसके जहन में क्या बात आई होगी, वो क्या सोच रहा होगा कि ये हमारी कौम की हमारी माएं और बहनें 1,000 रुपये के अंदर अगर कौम का सौदा कर रही है, मैं अगर इन्हें 3,000 और 5,000 रुपये दिया, बहुत संजीदगी से सोचिए मेरे भाई कि हम किधर जा रहे हैं। बहुत संजीदगी से सोचिए, मेरी कौम की मेरी माएं और बहनें थी, अरे इम्तियाज जलील झोली पकड़ के तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा करता,
कितने दिन चला होगा वो पैसा? तसव्वुर करिए कितने दिन चला होगा। और तसव्वुर करिए वो हालात जो आज हमारे मुल्क के ऊपर है कि बिहार का एक मुख्यमंत्री हमारी एक बच्ची का नकाब अपने हाथ से खींचता है। मेरे भाई, मुख्यमंत्री है, उसको मालूम है कि कोई मुसलमान मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। वो बच्ची मेरी भी बहन हो सकती थी, वो बच्ची तुम्हारी भी बहन हो सकती थी। क्या तुम्हारा खून नहीं खोला? वो देखकर मेरा खौरा था। उसके बाद एक उत्तर प्रदेश का एक भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, सुनिए वो क्या कहता है। वो ये कहता है मीडिया वालों से, नसाब ही तो खींचा है, इतना बवाल क्यों कर रहे हो? एक भाजपा का मंत्री ऐसा जवाब दे रहा है हंसते हुए, हमारी बच्चियों का मजाक उड़ाते हुए कह रहा है कि हिजाब ही तो खींचा है, इतना बवाल क्यों कर रहे हो? अगर हाथ इधर उधर चले जाता तो क्या करते? कोई मुसलमान माइका लाल ऐसा कांग्रेस का था, न राष्ट्रवादी का था, न समाजवादी का था, किसी भी पार्टी का नहीं था जिसने उसको जो जवाब देना चाहिए था वैसा जवाब देना। लेकिन इम्तियाज जलील ने, मंत्री होगा तू अपने घर का, मुख्यमंत्री होगा तू अपने घर का, मैंने उसको जो जवाब दिया, सुनिए, अगर वो ये समझ रहा है कि तू हमारे बच्चियों का नकाब खींचेगा, बिहार के उत्तर प्रदेश के गुंडों को क्या मैसेज गया होगा कि अगर मेरा मुख्यमंत्री ही इनका हिजाब खींच सकता है तो सड़क चलता हुआ गुंडा सोचेगा कि मैं तो किसी भी बच्ची का चलते हुए दुपट्टा खींच सकता हूं, किसी का भी पल्लू खींच सकता हूं, किसी का भी बुर्खा खींच सकता हूं। मैंने उसको जवाब दिया कि अगर तू ये समझ रहा है कि तू मंत्री है और तू हमको ये कहेगा कि बच्ची का सिर्फ हिजाब तो खींचा है, नकाब तो खींचा है, अगर हाथ इधर उधर चले जाता तो मैंने उसको कहा कि अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर हम दूसरे हाथ में दे देते। नहीं, मंत्री है। बहुत सारे मीडिया वालों ने मुझसे कहा कि साहब सेना वाले और भाजपा वाले ये मांग कर रहे हैं कि आपके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए, आपके ऊपर कंप्लेंट रजिस्टर होनी चाहिए, क्योंकि आपने एक मंत्री को कहा है कि तेरा हाथ तोड़कर हम दूसरे हाथ में दे देते। मैंने कहा मेरे ऊपर 16 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं, 16। यही सियासत के अंदर मैंने उनसे कहा कि अगर तुम मुझे डरा रहे हो और ये समझ रहे हैं कि एफआईआर के डर से मैं खामोश हो जाऊंगा, तो तुम एफआईआर मुझ पर करो, लेकिन मेरे ऊपर एफआईआर करने से पहले नीतीश कुमार के ऊपर एफआईआर करो, उस मुख्यमंत्री के ऊपर एफआईआर करो, उस मंत्री के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के उसके ऊपर एफआईआर करो, तब जाकर इम्तियाज जलील भी कबूल कर लेगा जो भी एफआईआर तुम्हें रजिस्टर करना है। तुम ये समझ रहे हैं कि हम कुछ भी बोल लेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? इससे बढ़कर और जरावत हमें क्या चाहिए कि हमारी बच्चियों का ये हाल कर रहे? इससे बढ़कर और क्या चाहिए कि कितनी सारी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है? मौलाना मस्तानवी साहब मरहूम अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, कभी गए हैं उनके मदरसे को अक्कल कुआं के अंदर? कभी देखा है आपने? लाखों की तादाद में, लाखों की
हजारों की बात नहीं कर रहा, लाखों की तादाद के अंदर कितने सारे उलमाए किराम आज पूरे देश भर में है, वो इसी इदारे से निकले हुए हैं। आज उस इदारे के ऊपर यह हुकूमत की नजर है मेरे भाई। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, सभी को इनके पीछे लगा दिया गया है और हुकूमत की यह कोशिश हो रही है, कभी जाइए उस मदरसे की तरफ, आपके आंख में आंसू आ जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हाफिज कुरान होने वाले हैं, कितने दिनों से वो हर रोज रोजा रख रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह हमारे मदरसे को बचा ले, हमारे इस इदारे को बचा ले। कौन बचाने वाला है? कौन आने वाला है? क्या राहुल गांधी आएगा, कि शरद पवार आएगा, एकनाथ शिंदे आएगा, उद्धव ठाकरे आएगा, अजीत पवार आएगा? कौन आने वाला है? कोई नहीं आएगा मेरे भाई। हम सिर्फ तमाशा बनकर देखते रहेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी नाराजगी का इजहार करते रहेंगे। यकीनन मेरे भाई, जब आप अपने उम्मीदवारों को चुनकर देते हैं